My viewers, all of you, Dr. Kundan once again, Nirmal Kaya Physiotherapy Rehabilitation Center, Patna, Rajendra Nagar. Viewers, first of all, happy मकर संक्रांति all of you और नए साल ऐसा माना जाता है हमारा हिंदू शास्त्र में कि इसके बाद नए साल शुरू होते हैं। तो सभी के हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड। आप लोग स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, ये हमारी ओर से हमारी मनोकामना है और हमारी गुड विशेज़ हैं। आज हम जैसे बार बार वीडियो के माध्यम से हमेशा आते रहते हैं कई कुछ केसेस लेकर के और फिजियोथेरेपी के इम्पोर्टेंस को आपके पास लाते हैं। मैंने कई बार बताया कि चिकित्सा पद्धति सारी अच्छी है, चाहे आप कोई भी चिकित्सा पद्धति लेते हैं, मगर फिजियोथेरेपी चिकित्सा एक हम ये कह सकते हैं एक नई चिकित्सा पद्धति है जो बहुत लोग आज भी नहीं जानते। हम बिहार की बात करें, बिहार के रिमोट विलेजेस में जाते हैं, अभी भी हम जाते हैं, कल भी हमने गया था, तो बहुत सारे लोग इस चिकित्सा से वो नहीं समझते। आज हम एक बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस इज कॉल्ड द IVDP, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। ये केस एक टेक्निकल केस है। आम चौल की भाषा में जो मरीज आते हैं वही कहते हैं सर हमें बहुत कमर दर्द हो रहा है और पेन इतना ज़्यादा इस पेन में होता है कि कई बार कई दवाई लेने के बाद, कई सर्जरी कराने के बाद में भी पेन से मरीज को राहत नहीं मिलता है। धीरे धीरे जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करता है तो कभी बार पेशेंट बेड रिडन तक हो जाता है, दोनों पैर काम करना भी बंद कर जाता है और ये केस बहुत ही सर्जिकल स्टेज में चला जाता है। और उस स्टेज में जब पेशेंट चला जाता है तो फिजियोथेरेपी भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता है। ऑफ कोर्स आप न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, देयर सो मेनी डॉक्टर्स आर देयर, आप वहाँ पे जाएं, मिले, कंसल्ट करें। मगर ये मेरा अपना अनुभव है जो भी इन्हें 15-20 साल काम किया और ऐसे पेशेंट हमारे पास IVDP के 50-100 केसेस आए और जिसमें करीब मैं ये कह सकता हूँ कि 90% मैंने एक अच्छा रिजल्ट दिया। अलॉन्ग विद द मेडिसिन, आप दवाई लेते हैं, ऑफकोर्स दवाई ले और साथ में आप इस चिकित्सा पद्धति पे विश्वास करके आपके जो भी निकटतम फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप उनसे मिले। हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताएंगे। ये 8-10 मिनट का वीडियो में बहुत डिटेल पैथोलॉजी नहीं जा सकते, बट थोड़ा सा आपको जानेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक डमी है जो कि ये जिसको हम लोग एक स्पाइनल कॉर्ड है, उस पर वर्टिब्रा है, जिसमें ये देखिए सर्वाइकल एरिया हुआ, थोरेसिक एरिया हुआ, लंबर एरिया हुआ, सैक्रड एंड कॉक्सियल और ये हमारे दोनों बटक हिप बोन है। तो होता है एक्चुअली क्या, इसको आप नज़दीक से देखते हो कि ये वाइट रंग का जो वर्टिब्रा है, ये दो वर्टिब्रा के बीच में ये जो चीज़ दिख रहा है दिस इज द कॉल्ड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इसके बीच से आप ये देख रहे होंगे येलो इधर जैसे निकल रहा है, ये जो हमारे नर्व रूट होते हैं। तो यही जो नर्व रूट होते हैं यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से निकाल कर के मैं आपको इस पर बताऊँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ से निकलता है, ये मतलब हमारा जो वर्टिब्रा ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में होता है और यहाँ से किसी भी एरिया पे ये IVDP डेवलप कर जाता है, बट जनरली लंबर स्पाइन पे देखा गया है और कभी कभी ये सर्वाइकल स्पाइन पे भी आ जाता है और एनीवेयर कहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन पेशेंट क्या कंप्लेन लेकर के आया। तो इसमें होता है एक्चुअली क्या है कि यहाँ से जब नर्व यहाँ से दबता है, ये नर्व जो साइटिक नर्व होता है जो यहाँ से निकलता है, जो बटक से होते हुए नीचे बैक ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल से काफ मसल इधर जाता है, फिर ये इधर आता है। जब कोई कंप्रेशन यहाँ पे होता है मतलब दबाव यहाँ बनता है तो पेशेंट को पेन थाई में, काफ में और इसमें पेशेंट को पेन होता है। और जब ये कंप्रेशन नेक के ऊपर होता है तो पेशेंट को ये आर्म में पेन आने लगता है। तो जनरली जो क्या होता है कि पेशेंट को समझ में नहीं आता कि पेन आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि पेशेंट इज नॉट ए डॉक्टर, उसको ये पता नहीं, वो सिर्फ ये बोलता है सर मुझे हाथ में पेन हो रहा है। और हाथ में पेन इतना ज़्यादा कभी होता है कि मरीज पानी भी नहीं पी पाता है, कोई वेट नहीं उठा पाता है और जो फंक्शनल एक्टिविटी होती है लाइफ की, जैसे कि बटन लगाना, कुछ भी कटिंग करना, ड्राइविंग करना, साइकिलिंग चलाना, ये भी प्रभावित हो जाता है। तो वैसे कंडीशंस में ऑफ कोर्स मैंने बताया कि आप दवाई जरूर ले सकते हैं, मगर इसमें यही होता है कि आप देख रहे होंगे कि जो ये दो वर्टिब्रा है ये कभी ट्रॉमा और कभी नॉन ट्रॉमा, मतलब कभी एक्सीडेंट हो गया, कोई अंदर में ट्यूमर बन गया, कोई चोट हो गया, किस प्रकार की सर्जरी हो गई, तो उसके कारण क्या होता है कि बोन में कुछ शेप डिस्टर्ब हो जाते हैं और के कारण दोनों नज़दीक आ जाते हैं और ये इसमें दबाव बनने लगता है और ये दबाव बनते दबाव इतना ज़्यादा ग्रेजुअली हो जाता है कि नर्व काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन होने लगता है और समटाइम्स जो फ्लो ऑफ जो ब्लड है, जो कि हमारे आर्टरीज में जो ब्लड आप यहाँ देख रहे होंगे ये रेड कलर का है, दिस इज रेड ये आर्टरी को दिखाया गया है जिससे कि ब्लड चलते हैं। तो हमारे जो भी वर्टिब्रा है उसके आसपास नर्व भी होता है और हमारे पास आर्टरी भी होते हैं, आर्टरी में ब्लड चलता है। तो जब दबाव बनने लगता है तो नर्व भी दबता है और कभी आर्टरी भी दब जाता है, अब मतलब कंप्रेशन आ जाता है। तो वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है, जो हमारे टिश्यूज में, मसल्स में जो एडुकेट अमाउंट ऑफ ब्लड जाना चाहिए वो जा नहीं पाता है। तब हमारा पैर इस्चमिक होने लगता है, इन द सेंस मतलब कि उसमें चूँकि एक्चुअली ये जब ब्लड नहीं जाएगा तो पैर सूखने लगेगा, ड्राई होने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा, मसल वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा और ये पैरापेसिस पैरापीजिया में भी देखा गया, सम टाइम कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे कंडीशन, ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। ऐसे 2-3 मरीज हमने देखा भी है और ये कभी कभी ये लाइफ थ्रेट वाली बात भी आ जाती है। तो
आप यदि इसके बारे में थोड़ा सा एडुकेट नॉलेज रखेंगे तो आप सही समय पे डॉक्टर के पास जाकर के भी फिजियोथेरेपी रिहैब करा करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। हम थोड़ा सा आपको और बताना चाहते हैं डिटेल में, आप इस व्यूज़ के थ्रू आप हमारा इसको आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा ये एक डायग्राम है, इसमें देखिए ब्लू कलर का ये नॉर्मल डिस्क है, ये वर्टिब्रा है। आप देख रहे होंगे हर 2 वर्टिब्रा के बीच में एक ब्लू कलर बना हुआ है, ये दिस इज द कॉल्ड द इंटरवर्टिबल डिस्क है। दो वर्टिब्रा इंटरवर्टिबल, ये देखिए नॉर्मल है, इसमें कहीं से कोई भी स्ट्रक्चर देखिए बाहर नहीं निकला हुआ है। ये डिजनरेशन है, इसमें देखिए ये जो डिस्क है फटा हुआ नजर आ रहा है, ये बल्जिंग डिस्क है, ये देखिए थोड़ा सा ग्रो कर गया है। और यही ग्रोइंग जब हम इसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, कोई भी रिहैब या कोई भी अदर आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये इतना बड़ा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द हर्निटेड डिस्क। और ये देखिए यहाँ पे थिनिंग डिस्क है और डिस्क डिजनरेशन विद द ऑस्टियोफाइट्स लिखा हुआ है। ये आप देख रहे होंगे 2 डायग्राम जिसमें डॉट डॉट ऐसे ऐसे बना हुआ है, दिस इज ऑस्टियोफाइट्स और ये ऑस्टियोफाइट्स इज नथिंग, इट इज एक्स्ट्रा ग्रो ऑफ बोन। मैं बेटा टाइम इतना नहीं है कि मैं इस पे कॉजेज़ पे जाऊँ, पैथोलॉजी पे जाऊँ, इसके बहुत सारे कारण हैं ऑस्टियोफाइट्स का, मगर एक बहुत बड़ा कारण है ओवर एज। 60 ईयर्स के बाद और 70 ईयर्स के बाद बोन्स में काफ़ी सारे चेंजेज होते हैं, उसमें कभी बोन एक्स्ट्रा भी ग्रो कर जाता है, चाहे वो नेक का बोन हो या लंबर स्पाइन का बोन हो, और कहीं का भी बोन ग्रो कर सकता है। उसमें एक पार्ट ये भी है, और जब ये ग्रो करता है तो यहाँ पे इसको दाबना शुरू कर देता है, और ये दाबने के बाद में काफ़ी परेशानी हो जाती है। और समटाइम्स मैंने जैसे बताया कि ये जो वर्टिब्रा है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इसके अंदर फ्लूइड्स भरे हुए होते हैं, इसके नाम है, और ये दबाव इतना जंग बच जाता है कि ये फ्लूइड्स बाहर की ओर निकल जाता है। दैट इज द कॉल्ड बल्जिंग डिस्क। यहाँ देखिए लिखा हुआ टर्म बल्जिंग। बल्ज का मतलब ये होता है BUL, बल्ज मतलब फूल जाना, गुब्बारा टाइप से जो भी स्ट्रक्चर, ये जैसे बल्ज हो गया। ये धीरे धीरे, ये एक बार में नहीं डेवलप होता, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब इट टेक्स टाइम, मंथ, मे बी 6 मंथ और 8 मंथ और मे बी ईयर भी लग सकता है। मगर एज फर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा कोई सिम्टम आप में डेवलप हो, बैक एक्स हो, और वो बैक पेन आपको मोर देन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन चलने लगे, तो आप अपना ट्रीटमेंट खुद से ना करें। आप निश्चित रूप से अपने निकटतम जो भी डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वहाँ जा कर के मिले। और ये एक्सरे में नहीं आता है, इसकी फाइंडिंग कभी एक्सरे में नहीं आएगी, जब भी आएगी तो MRI में आएगी। तो आप गो फॉर द MRI। आप बल्जिंग देखें, बल्जिंग कभी कभी एक डिस्क में होता है, कभी कभी मल्टीपल डिस्क हो जाता है। हमारे पास 2-4 पेशेंट आए हैं, ये पेशेंट हमारे पास जो लेटे हुए हैं, ये भी एक बल्जिंग डिस्क का ही पेशेंट है। इनको 3 बोन में बल्ज आ गया है इनको। तो ये 3-4 बोन में जब बल्ज बन जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और बड़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। इफ़ यू गो फॉर द सर्जरी, ये 3 से 4 लाख, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल 5 लाख रुपये तक भी चार्ज करते हैं। एक गरीब आदमी के लिए हम नहीं समझते, जो मैंने फील किया कि 3-4 लाख रुपया निकलना और उसके बाद फिर आप कोई फिजियोथेरेपी नहीं लेते हैं तो वो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पूरा अनुभव है कि आप यदि सर्जरी के लिए भी जाते हैं और सर्जरी करा भी लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपने जो भी निकटतम फिजियोथेरेपिस्ट है, एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन आप जरूर रिहैब करें। फिजियोथेरेपिस्ट अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने नॉलेज के स्किल से उसके मसल में, पावर में, उसको चलने में, उठने में, बैठने में, बैलेंस में हेल्प करेगा। और सच मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे पास बहुत कोई इसका रिसर्च प्रूफ नहीं है, मगर जो मैंने काम किया 10-20 सालों जो काम किया, उसमें जो भी सैकड़ों मरीजों को मैंने बल्जिंग का देखा और उसको मैंने फिजियोथेरेपी दिया, तो अप्रॉक्स मैं ये कह सकता हूँ कि 85% मरीज़ काफ़ी अच्छा होके गए। फिजियोथेरेपी करने से ये फ़ायदा हुआ, जो भी इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट हमें देते हैं, जिसमें कि IFT है, लेजर थेरेपी है, टेंस थेरेपी है, IR थेरेपी है, डायथर्मी है, देयर सो मेनी थेरेपी, और मैनुअल थेरेपी है, मैनुअल मसाज है, कपिंग मसाज है। ये सारा जो पेशेंट, जो डॉक्टर्स होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, वो सारा उसका स्किल होता है। आप ब्लाइंडली कुछ भी क्या पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको मिक्सिंग करके दें, तो काफ़ी हद तक की जो इसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह जो आ जाती है, जो मरीज को जो खिंचाव, जो पैरों में दर्द वगैरह आता है, उसमें काफ़ी कुछ रिलीफ महसूस होता है। तो ये एक जस्ट डमी था जिसमें बताने की कोशिश किया। हम कुछ एक जस्ट आपको ये मैं अपने से कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी IBDP केस, बैक एक्स, और इसको कभी कभी लोग इसको साइटिका भी बोल देते हैं, और साइटिका का भी फॉर्म में होता है, क्योंकि पेन स्टार्ट होता है कमर से और पैरों में भी जाता है, और कभी नेक से लेकर के हाथों में जाता है, तो सर्वाइकल भी बोल देते हैं और ऐसे भी बोल देते हैं। बट यू गो फॉर द MRI, मीट द डॉक्टर्स। बट सर्जरी के लिए भी जा सकते हैं, बट एक फिजियोथेरेपिस्ट से भी आप जरूर कंसल्ट करें, ही कैन हेल्प यू अ लॉट। हम 1-2 पेशेंट हैं, इनका भी हम फीडबैक लेते हैं, वे क्या बोलते हैं। अजर आइए, उठ के बैठिए प्लीज़, आप भी आइए। ये हमारे सामने मिस्टर बंटी, उनको भी पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा सा बैक एक्स का, तो आपने फिजियोथेरेपी यहाँ आके बहुत दिन लिया, तो क्या कहेंगे आप फिजियोथेरेपी के बारे में? आप बिल्कुल, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी इलाज की पद्धति है।
मुझे नहीं यकीन था कि विदाउट टैबलेट खाए या बिना कुछ अच्छा क्या सर्जरी तक करना होता था, मुझे फील हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ फिजियोथेरेपी करवाया तो मोर देन मैं क्योर हो चुका हूँ और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है ये। ओके, आपने भी फिजियोथेरेपी ले रहे, इसके बारे में आप पहले कुछ जानते थे? आपको ये बल्जिंग डिस्क है, मैंने बताया कि 3-4 बोन में आपको ये IBDP है, मतलब ये बल्ज बन गया है। अभी डॉक्टर से मिले भी होंगे, आप दवाई भी ले रहे हैं जी। तो आपको इस पत्ती के बारे में पता था? इस पत्ती के बारे में तो नहीं पता था, डॉक्टर साहब बोले कि फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा। ओके, डॉक्टर साहब आपको बोले? जी। ओके हम यहाँ आए, ओके यहाँ हमको आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ओके। ये आपको इसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि जो बल्ज बन जाता है वो बहुत धीरे धीरे जाता है और इट विल टेक थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी 40-50% रिलीफ है बट इट विल टेक लिटिल मोर टाइम और आप ठीक होकर के जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये कुछ पेशेंट्स थे हमारे जो कि ऐसे बैक एक से सफ़र थे। तो आप अपने इस ट्रीटमेंट को, आपको जैसा होता है अपने रिकरेशन थेरेपिस्ट से मिले और आप मेरे से भी मिल सकते हैं। मैं सब डॉक्टर कुंदन कुमार। यदि आपको मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक ये चिकित्सा पहुंचती जाए। थैंक यू, थैंक्स।